तो ये जो सीक्वेंस है, ये 4 लेटर की सीक्वेंस ही है जो हम सबको एक दूसरे से अलग करती है। तो आप सोचो, इमेजिन करो कि डीएनए जो है वो कितना मिस्टीरियस हो सकता है कि सिर्फ ये सिर्फ 4 ही लेटर्स है। इन 4 ही लेटर्स के अलग-अलग कॉम्बिनेशंस की वजह से यहाँ तक कि ट्विन्स भी एक दूसरे से अलग दिखते हैं या होते हैं, या उनकी हैबिट्स या किसी भी तरह की चीजें जो है उनकी अलग होती है। सो दैट्स व्हाट मेक यू डिफरेंस। हाँ, आप क्लोन की बात करोगे तो क्लोन इज हैविंग अ सेम टाइप ऑफ जेनेटिक सीक्वेंस, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी डिफरेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरल थिंग्स, नेचुरल जो प्रोसेसेस है इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है, उसके वेरिएशंस की हम बात कर रहे थे। सो दैट इज व्हाट रिगार्डिंग द डीएनए यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, सो इसीलिए डीएनए जो है वो बहुत ही ज्यादा टॉपिक ऑफ एक्साइटमेंट रहता है हमेशा में, या स्टडी के लिए जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होता है हर कोई उसको जानने के लिए। ठीक है, एंड द थिंग इज हमारे जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ऐसे हमारी बॉडी में जो है वो मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स है, इतने सारे पेयरिंग्स हैं, मिलियंस के नंबर में है। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि अगर आप न्यूज़ थोड़ा बहुत, अगर साइंस वाला न्यूज़ अगर कभी पढ़ते हो, तो आप उसमें डीएनए के बारे में पढ़ोगे, जो बहुत ही फेमस न्यूज़ साइंस कॉलम में आता रहता है एक, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये अगर आपने नहीं भी न्यूज़ में देखा है तो आप गूगल कर सकते हो इसके बारे में, आज से नहीं कई सालों से ये प्रोजेक्ट चला आ रहा है। और कैन यू जस्ट मतलब इस प्रोजेक्ट का जो इतना ड्यूरेशन है या जो भी है वो कितना सारा है, और अभी तक हम ह्यूमन का जो डीएनए है वो पूरी तरह से उसको रीड नहीं कर पाए। मतलब स्टिल आप पूरे डीएनए को खोलकर ये 80 जीसी क्या सीक्वेंस है, still it is unknown. So that is why this particular जो लाइफ का पूरा जो मिस्ट्री है हेरिडिटी का, ये अभी तक जो है वो बहुत ज़्यादा हिडन है, या वी डोंट नो दैट हाउ द थिंग्स कैन बी चेंज। काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाकी है। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग, आप जो गूगल करते रहते हो उसमें कभी कभी अच्छी वाली चीज़ें भी ढूंढ लिया करो जो न्यूज़ में रहती है। सो दैट इज व्हाट रिगार्डिंग द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, सो ये चीज आपको समझनी है। सो ये डीएनए जो है यही आपको समझाता है कि वेरिएशंस वगैरह जो होती है वो हमारी बॉडी में कैसे हो सकती है। अच्छा, अब वेरिएशन जरूरी क्यों है? सबसे पहले व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, क्यों हम एक जैसे नहीं हो सकते सारे जितने भी ह्यूमंस है, जैसे पेड़ पौधे हैं। अब पेड़ पौधे का वेरिएशन तो आपको तो पता नहीं चलता है, क्योंकि आप थोड़ी एक एक लीफ काउंट करने जा रहे हो। अगर जो आपके घर में अगर 4 मैंगो ट्रीज है तो आप देखकर वेरिएशन बता सकते हो, विजुअलाइज करके वेरिएशन बता सकते नो मैम। हो, नहीं बता सकते। अच्छा, मैं अगर चारों मैंगो ट्रीज के फ्रूट्स को तोड़कर आपके सामने रख दूं, लीव्स तोड़ के आपके सामने रख दूं, या उसका कोई ब्रांच तोड़ के आपके आगे रख दूं, तो आप वेरिएशन मुझे दिखा सकते हो? नहीं बता हम सकते। अगर स्ट्रक्चरली अगर फॉर वो तो प्लांट्स, हाँ फॉर प्लांट्स आपके लिए ये थोड़ी बहुत डिफिकल्ट वाली चीज है भाई। हाँ, हो सकता है फ्रूट से आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते होगे, लेकिन लीव्स और ये सब से आपको इतनी जल्दी शायद समझ नहीं आएगा कि भाई क्या डिफरेंस मैम है। एक ही ट्री के तो 2 लीव्स के डिजाइन में थोड़ा डिफरेंस रहता ही है। एक एक ही ट्री के में भी रहता है, आपके पास 4-5 मैंगो ट्री है बेटा, तो मैं अगर सारे कलेक्टिवली आपके सामने रखूं तो कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द लीव्स ऑफ दैट? आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लीफ में कहाँ से तोड़ के लाएंगे? नो मैम। नहीं कर सकते। मैम ठीक दैट्स है, नॉट। तो जो फिजिकल विजुअलाइज्ड वेरिएशन है वो हम ह्यूमंस में देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, आप यहाँ तक कि एनिमल्स में वो वेरिएशन डिटरमाइन करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो हाँ, आपके घर पे अगर पेट्स हैं वैसे कुछ है, जैसे डॉग्स है वगैरह, जो ये आपके घर के आसपास जो डॉग्स रहते हैं जो आप डेली देखते हो, तो उनमें आप वेरिएट कर सकते हो क्योंकि आप उनको डेली विजुअलाइज कर रहे हो कि भाई ये ब्राउन वाला है, ये पैचेस वाला है, ये काला है, ये सफेद वाला है।
So that type of difference you can observe. But in humans, we can see the variations very clearly in at a particular home, एक particular family में भी आप variations को बहुत अच्छे से determine कर सकते हो. Am I right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. So why this variation is required? क्यों हम एक ही टाइप का डीएनए जो है वो सारे ह्यूमंस में क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है. तो सबसे पहले वेरिएशन की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि अगर वेरिएशंस होंगे हम सभी में, तभी जाकर इवोल्यूशन के चांसेस होंगे, और इवोल्यूशन चांसेस और वेरिएशन होने की वजह से ही सर्वाइवल एबिलिटी की डेवलपमेंट होती है. सर्वाइवल एबिलिटी मतलब अभी आप जैसे अभी राइट नाउ प्रेजेंट टाइम देखो, ठीक है, हम सब अलग अलग हैं. आपने अभी देखा होगा कि अगर कोई फैमिली है जो कोरोना इन्फेक्टेड है, ठीक है, एक ही घर में अगर 4 5 10 लोग जो भी रहते हैं उनको कोरोना हो गया है, तो आपने देखा होगा द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन इज ऑल्सो डिफरिंग इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. कोई बहुत ज्यादा सफर कर रहा है उसी पर्टिकुलर डिजीज से, कोई जो है वो बहुत कम कर रहा है. ठीक है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सिम्टम्स है लेकिन वो अपनी नॉर्मल रूटीन को फॉलो कर रहा है. किसी को सिम्टम्स ही नहीं है लेकिन कोरोना पॉजिटिव है. सो कैन यू सी दैट सर्वाइवल एबिलिटी, जो आपकी इम्यूनिटी लेवल है, जो आपका वो फाइटिंग इंस्टिंक्ट है टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, वो डिफरेंट क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन. अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. ठीक है, इसलिए वेरिएशन होना बहुत जरूरी है. वेरिएशन नहीं होगा तो जो ह्यूमन रेस है वो एक साथ एक्सटिंक्ट हो जाएगी, एक साथ खत्म हो जाएगी. जस्ट इन अ व्हाट यू कैन से इन अ फ्लिक ऑफ योर आईज इट विल बी गॉन, बुक, खत्म हो जाएगा सब कुछ. ठीक है. सो दैट इज व्हाई द वेरिएशन इज वेरी मच नेसेसरी इन द डीएनए. ये जो सीक्वेंस का चेंज है एटीजीसी, ये चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी. That is why sexual reproduction is very important. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Good. तो अब आप एक काम करो, आपकी टेक्स्ट बुक का जो स्टार्टिंग लाइन है चैप्टर का, वहां से लेकर why the variations are needed, वहां तक का जो पूरा पैराग्राफ है वो पढ़ो. उसके बाद हम asexual reproduction स्टार्ट करते हैं. Got it? Just go through it. Everybody. आप अपना रीडिंग करो, मैं जो लिख रही हूँ वो आपको बाद में समझा रही. तब तक आप रीड करके पहले खत्म करो, और लाइन टू लाइन रीड करना, स्किप मत करो बेटा.
मैम ये जो बुक में जो इतने बड़े पैराग्राफ्स है इनके नोट्स मैम कैसे बनाएंगे मैम? ये जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ्स है, नहीं मैम, फिर मैम नोट्स में इशू तो मुझे भी होता है, बायो में ऐसा लगता है सारे सेंटेंस इम्पोर्टेंट ही है, तो यस बायो मैम। में नोट्स बनाना काफी डिफिकल्ट सा लगता है। ओके। यस सो मैम, थोड़ा डिफिकल्ट है। अब हर एक लाइन मतलब लगता है कि लिख दे। अच्छा, एंड मैम लिखने के बाद भैया से डांट पड़ती है, पूरा बुक कॉपी करने बैठ जाती हो। हाँ तो वो तो मैम वैसा डांट। टाइप का फील होता है कि बुक लिख रहे हैं डायरेक्टली। ओके, सबसे पहले आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आप जब नोट्स प्रिपेयर करते हो तो आप कैसे प्रिपेयर करते हो? पैराग्राफ्स के वाइज करते हो या फिर आप इसके पॉइंट्स वाइज करते हो? मैम मैं पॉइंट वाइज करता हूँ, फिर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है उस हिसाब से मॉडिफाई कर देता हूँ उसको। अच्छा, मतलब जो रिक्वायरमेंट होता है वो पॉइंट्स आप मेंशन कर दो। यस मैम मैम, मेरे कोई यस बुक में मैम। टॉपिक ऑलरेडी वाइज सब नोट्स टॉपिक वाइज बने हैं ऐसे। मैम। क्या हुआ? मैम मेरे बुक में ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं। आपके पास बने हुए हैं तो यू आर लकी वन। अच्छा, जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि भाई कौन सा पॉइंट डाले नहीं डाले, तो जस्ट डू वन थिंग। एक काम करो आप, अभी तो आप लर्न कर लो जो भी आप लर्न कर रहे हो। वी हैव अ टाइम, मतलब हमारे पास सिलेबस के बाद भी टाइम काफ़ी सारा बचेगा। बट अभी तक जैसे आपने मुझे अभी तक के चैप्टर्स में तो इन्फॉर्म नहीं किया था कि मैम नोट्स में प्रॉब्लम हो रही है। तो एक काम करो कि हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैं साइमल्टेनियसली आपको पॉइंट्स देते जाती हूँ। विल इट बी ओके? यस मैम। यस मैम। दैट विल बी आई थिंक मच बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से, क्योंकि जो चैप्टर चले गए हैं उनको फिर हम अब पीछे रिकवर कर लेंगे, लेकिन जो अभी चल रहा है उसमें फॉलो अप हो सकता है। ठीक है मैम। मैम मैं तो सेल्फ नोट्स के टिप्स पूछ रही थी। सेल्फ नोट्स देखो, सेल्फ नोट्स डिफिकल्ट नहीं है, बस मैं आपको वही कह रही हूँ कि एक बार आपको आइडिया लग जाएगा ना कि किस तरीके से बनाना है, क्या क्या इंक्लूड करना है, फिर शायद मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको गाइड करना पड़ेगा। लेट मी गिव यू यस वन मैम, मोर। जो पर्टिकुलर पॉइंट्स होता है वही समझ नहीं आता, फिर समझ में आने से बन जाता है किस तरह से। हाँ, वो मैं वही मैं कह रही हूँ कि लेट मी गिव यू सम आइडिया रिगार्डिंग दिस। अगर मैं आपको दो चार नोट शॉर्ट नोट्स अगर लिखवाती हूँ तो आई थिंक यू विल गेट द आइडिया। यस मैम। वो एक मतलब तरीका हो सकता है। अदरवाइज आप जब किसी टॉपिक को जब रीड करते हो ना बेटा, तो एक तो होता है कि आप के स्कूल टीचर्स या हम लोग जब आपको पढ़ाते हैं तो किस चीज़ पर एम्फसाइज ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम किसी सेल को पढ़ा रहे हैं, आप किसी टिश्यू को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि उसकी लोकेशन कहाँ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। ये तीन चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। यस मैम, यस पर हर मैम। टॉपिक में तो हम लोग को नहीं पता हुआ ना पहले से। हाँ, मैं अब वही किसी आपसे दिन हम कह रही हूँ। सोचिए मैं हमको आप सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तो हाँ उस समय क्या करें? हाँ, मैं वही आपसे समझा रही हूँ बेटा कि मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि बेसिकली ऐसे होता है। अब जैसे आप ये लाइफ प्रोसेसेस के अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर सपोज इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद डाइजेशन, अगर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो आप उसके ऑर्गन्स को वो नोटिफाई करोगे, उसको डिफाइन करोगे, उनके वो कहाँ लोकेटेड है, उसका फंक्शन क्या है, उस जगह पर क्या क्या हो रहा है, वो ही आप लिखते होगे। यस मैम। मैम मैंने हाँ तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा था, साथ में सबका फंक्शन बगल में। हाँ, और वो होता, मुझे लगता है कि आपके साथ होता ये है कि जब आप उस ऑर्गन के बारे में लिखने जाते हो तो टेक्स्ट बुक की हर एक चीज उसमें आ जाती है, ये है। यस मैम। हाँ मैम, हाँ मैम। हाँ, अच्छा, तो नो वरीज, मैं आपको ऐसे क्विक नोट्स जो आप चाहते हो कि मतलब जिसमें कट शॉट भी हो जाए और मतलब आपका आंसर भी पूरी तरह से जस्टिफाई हो जाए, तो वो मैं आपको थोड़ा सा लिखवा, मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगी कि टीचर क्या रिक्वायरमेंट चाहता है बच्चे से व्हाइल चेकिंग द आंसर्स। तो वो आपको समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से, जैसे अभी मैं आपको लिखवाऊंगी। तो
ठीक है, और अगर फिर भी अगर हम उसको नहीं कर पाते तो आई विल गिव यू द अनदर वे आउट ऑफ दिस. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Will it be Yes, okay? ma'am. Fine. So see this. आपने रीड कर लिया सभी ने इंट्रोडक्शन पार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी डाउट्स, एनी वर्ड जो आपके लिए नया है या नहीं समझ में? आई थिंक ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट फिर भी कुछ ऐसी कोई वर्ड है जो क्लियर नहीं हो रही है क्या, जस्टिफाई नहीं कर रही है स्टेटमेंट को, कुछ ऐसा है? नथिंग. बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है बेसिकली. ठीक है, सो कोई बात नहीं, लेट्स बिगिन विद दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जो आपके टेक्स्ट बुक में टाइप्स दिए गए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, देखो इस तरीके के जो फ्लो चार्ट जो मैं आपको रनिंग नोट्स में ये दिखा रही हूँ ना बेटा, ये जो होते हैं इसको बोलते हैं LMR, लास्ट मिनट रिविजन. ठीक है, तो हम ये LMR प्रिपेयर कर सकते हैं कि एक तरीका ये है. जब आपका मतलब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड व्हेन यू आर रिवाइजिंग, सो आपको हर चीज नहीं वो करनी है. तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके कितने सब हेडिंग्स है आपको पता होना चाहिए. तो दैट इज फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. क्लियर? Yes, ये ma'am. आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है. आगे जाओ. Yes, ma'am. सी दिस. तो सबसे पहले हम फिजन समझते हैं. ठीक है, कि फिजन क्या है एक्चुअली और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, दैट पार्ट वी विल सी, और उसके अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल इसको. सो सी दिस दैट फिजन की जब हम बात करते हैं तो फिजन का मतलब ही होता है टू डिवाइड. ठीक है, फिजन का मतलब होता है टू डिवाइड. किसी भी चीज को जब दो पार्ट में, दो हिस्सों में बट जाना होता है, दैट इज कॉल्ड फिजन. अब ये चीज समझो कि हम यहाँ पर फिजन अकॉर्डिंग टू टू वेज, मतलब दो रिस्पेक्ट में हम फिजन को पढ़ेंगे. ठीक है वो एक ही बात बता रहा होगा लेकिन अलग अलग तरीके से उसको क्लासिफाई किया है. सो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस, मतलब एक सेल से कितने सेल बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम ये चीज समझेंगे. उसके दो टाइप्स हैं, दैट इज बाइनरी एंड मल्टीपल. ओके, एंड दूसरा है अकॉर्डिंग टू द प्लेन ऑफ डिवीजन, मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लेते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म किस प्लेन में डिवाइड होता है, वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, डायगोनल है, किस तरह से उसकी बॉडी जो है वो इक्वली डिवाइड होती है और उसके बाद वो नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे सकती है, या इट कैन गिव राइज टू द न्यू individual or new part whatever it is. So that part you have to understand according to the plane of division. ये दो तरीके हैं फिजन पढ़ने. ठीक है, सो फर्स्ट सी दिस दैट अगर हम बाइनरी बोलते हैं, बाइनरी का मतलब होता है टू या टू के मल्टीपल्स. ठीक है, सो मल्टीपल्स ऑफ टू मतलब टू, टू टू फोर, फोर टू एट, देन 16, 32, 64, 108, दैट इज हाउ इट विल बी गोइंग. इस तरीके से सेल की फॉर्मेशन होती है. अब ये देखो कि बेसिकली ये जो टाइप ऑफ डिवीजन है वो मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं. बेसिकली जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, बैक्टीरिया हुए, ये ज्यादातर बहुत सारी जैसे ईस्ट हुआ, फंगस वगैरह है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है ये फिजन मेथड फॉलो करते हैं. एंड व्हाट यू कैन सी ओवर हियर दैट ये जो पूरा मेथड है इसमें कभी भी जो एक इंडिविजुअल सेल होता है उसका नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जब तक ओल्ड होगा वो उसकी डेथ होगी उससे पहले ही वो दो ऑर्गेनिजम्स में स्प्लिट हो जाता है, नया बन जाता है. तो जो नेचुरल डेथ होती है पर्टिकुलर उस ऑर्गेनिज्म की वो नहीं होती. तो जो उसमें इंक्लूडेड है अमीबा है, पैरामीशियम है, फिर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो नेचुरल डेथ कभी नहीं मरते. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पता है इसके ऊपर इतना रिसर्च चल रहा है कि अगर हमारे पास भी अमीबा जैसी कैपेसिटी हो
तो हम भी डेथ के पहले डिवाइड हो जाए और अपना न्यू इंडिविजुअल ऑलरेडी फैमिली को दे दे, ताकि अगर हम नेचुरल डेथ हमको आती भी है तो हमारे पास नया डॉटर सेल्स होना होगा जो आपकी फैमिली को पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। सो दैट मच इसके ऊपर रिसर्च लेवल चल रहा है। ठीक है, सो बाइनरी एंड मल्टीपल ट्रांसफर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल, दिस पार्ट वी विल सी। तो बाइनरी मतलब जब सेल्स अपने से दो दो चार, चार से आठ बनाना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी। एंड मल्टीपल मतलब एक सेल के अंदर से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होना। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मल्टीपल डिवीजन है, मल्टीपल फिजन है, इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो किसी वजह से थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। ठीक है, रेस्टिंग मतलब और कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो बहुत तेजी पर नहीं होगा, एक ही चीज हो रही होगी, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में वो क्या करेगा, इंटरनली वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है और अंदर ही नए ऑर्गेनिज्म की अरेंजमेंट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और ये सारे नए ऑर्गेनिजम्स बन गए उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, और जैसे ही कंडीशन ऐसा लगता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, हाँ कि भाई सब कुछ ठीक है, तो वो ये क्या करता है, ये बर्स्ट हो जाता है और ये सारे न्यू ऑर्गेनिजम्स को अपने आसपास डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। ये चीज क्लियर हुई बेटा? मैम मल्टीपल फिजन में कुछ अमाउंट फिक्स नहीं रहता है कि कितने न्यू डॉटर सेल्स नो प्रोड्यूस होंगे? नो फिक्स्ड नंबर, नो फिक्स्ड, नथिंग। 2 भी बन सकते हैं, 200 भी बन सकते हैं, 2000 भी बन सकते हैं। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, सो बाइनरी एंड मल्टी। तो बाइनरी का जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हियर आई विल राइट, बाइनरी का एग्जांपल आप ले सकते हो, अमीबा है, देन यू हैव पैरामीशियम, मैम यू ये सब 2 2 to 4 4 to 8 करके ऐसे होगा ना हाँ हाँ डिवाइड? हाँ, ऐसे फॉर्म होंगे बेटा, 2 के मल्टीपल्स पे ही चलेंगे। ठीक मतलब है, बाइनरी नंबर्स। हाँ बाइनरी नंबर्स, बाई मतलब 2, बाइनरी। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, और मल्टीपल फिजन करने वाले जैसे प्रोटोजोन्स है, आपको एग्जांपल देती हूँ, प्लाज्मोडियम सुना है आपको? यस मैम। यस मैम। है ना, प्लाज्मोडियम किस चीज की बीमारी करता है? मैम मलेरिया, प्लाज्मोडियम यस वाइवेक्स। यस यस यस, कौन बोला इतना एक्साइटेड डॉक्टर? वेरी गुड। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है उससे मलेरिया होता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो है वो, इसलिए आपको समझ में आया कि मलेरिया इतनी तेजी से क्यों फैलता है, क्योंकि वो मल्टीपल फिजन कर सकता है। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, यस तो मैम। ये एक तरीका है प्लाज्मोडियम जो डिवाइड होता है उससे। अब हम यही ऑर्गेनिजम्स है बेटा, यही एग्जाम्पल है, लेकिन हम उनको पढ़ेंगे कि उनका प्लेन ऑफ डिवीजन क्या होता है। तो जैसे कि अमीबा है, अमीबा का कोई प्लेन ऑफ डिवीजन नहीं है, वो कहीं से भी कैसे भी डिवाइड हो जाता है, क्योंकि सबसे पहली बात कि उसकी बॉडी का कोई सिमेट्रिक वो शेप नहीं है, वो अमीबा है। सबसे इजी ड्राइंग है बायो का, आप जैसा भी बना दो, टीचर को फुल मार्क्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, सो इट्स कम्प्लीटली एसिमेट्रिकल। ओके, एंड दूसरी चीज, वो किसी भी प्लेन में डिवाइड हो जाता है, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, फ्रॉम एनी ऑफ द एंगल इट कैन डिवाइड। सो इसको हम अकॉर्डिंग टू प्लेन ऑफ डिवीजन में जब इसको कंसिडर ही नहीं करते हैं अमीबा को, अमीबा के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल में डिवाइड करें, लेकिन बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में डाले जा सकते हैं, जैसे कि पैरामीशियम। पैरामीशियम आपको जैसे पता होगा कि स्लिपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, थोड़ा सा स्लिपर शेप्ड रहता है उसका, सॉरी ये थोड़ा गंदा सा डायग्राम। सीरियस, तो ये वाला पेन चलाना बहुत, अरे कहाँ चला गया ये, आएगा कि नहीं?
चला गया। मैम सॉरी, एक आपने मिनट कुछ नोट करवा क्लियर हो क्या? आपने नोट डाउन किया ना बेटा? Yes, ma'am. I have screenshot. ओके ओके फाइन। ऐसा कुछ हो सकता है स्क्रीनशॉट इस पे आ जाए? नहीं हो सकता होगा ना शायद, मुझे नहीं पता। No, ma'am. हाँ नहीं मैम। सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं मैंने कुछ किया तो नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ से हम हो गया। ग्रुप में सेंड कर सकते हैं वैसे। अच्छा हाँ, जिससे वो हो गया हो वो देख लेना। सो मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ। ये है बेसिकली पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पैरामीशियम जो है वो स्लिपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म है, ये तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा। एंड दूसरी चीज ये कि पैरामीशियम है वो बाई न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो छोटा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल उसमें डिवाइड होता है। जब डिवाइड होता है तो ऐसे होता है, और दो पैरामीशियम फॉर्म होंगे। ठीक है, और दोनों के पास दोनों वाले न्यूक्लियस होने चाहिए। तो इसका प्लेन ऑफ डिवीजन है वो हॉरिजॉन्टल है। सो दैट पार्ट यू शुड बी क्लियर विद। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल, जो आपने यूग्लिना आपने एग्जांपल देखा होगा, यूग्लिना इज द वन इज लाइक दिस। दिखता वो थोड़ा बहुत पैरामीशियम जैसा ही है, बट उसके पास एक फ्लैजेला होता है। सो व्हाट दैट प्लेन ऑफ डिवीजन इज, वो इस एंगल में डिवाइड करता है खुद को। सो जब डिवाइड होंगे तो दो दो दो, ये ऑर्गेन बनते दो दो ही हैं बाइनरी फिजन मेथड ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो अलग अलग है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है, तो हो रहा है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन अलग अलग प्लेन में पॉसिबल है। हॉरिजॉन्टल हो सकता है, मतलब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। डायगोनल भी है किसी किसी चीज में, लेकिन दैट पार्ट यू डोंट हैव टू स्टडी। सो जस्ट स्टडी राइट दैट दिस मच वन, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। सो एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल का है यूक्लिड। इज दिस पार्ट इज क्लियर? स्क्रीन दिख रहा है ना बेटा आपको? Yes, ma'am. यस मैम। सो दैट इज कॉल्ड फिजन। ये मेथड ऑफ फिजन है। ठीक है, आपके बुक में शायद एग्जाम्पल दिया होगा, लेशमेनिया भी दिया हुआ होगा, दिया हुआ है फिजन में। जस्ट सी योर टेक्स्ट बुक्स, लेशमेनिया करके एग्जाम्पल होगा एक, LEISHMAN यस मैम दिया है। यस मैम। उसका पिक्चर भी होगा। देखो वो नीचे से डिवाइड होना शुरू करता है वर्टिकल यस एक्सेस मैम। पर। ठीक है, तो ये भी बहुत वेरिएशन, मतलब ये भी क्लासिफिकेशन की एक पार्ट है। ये सब आपको क्लास 11th में थोड़ा ज़्यादा डिटेल होगा, अगर आप बायो प्रोसीड करोगे तो तब आपको पता चलेगा कि ऊपर से डिवाइड होना अलग चीज़ है, नीचे से डिवाइड होना अलग चीज़ है। दैट पार्ट इज ऑल्सो डिफरेंट, बट ऑल ऑफ देम आर फॉलोइंग बाइनरी फिजन ओनली। गॉट इट? Yes. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज रिगार्डिंग द fission. Shall I move forth with the fragmentation? Yes, ma'am. ठीक है, बोर्ड और चौक ज्यादा अच्छा होता है, कम से कम भाग नहीं जाता। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंट करना, टूटना, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, सो अब इसमें क्या है बेटा, ऑर्गेनिजम्स जब डिवीजन मतलब न्यूक्लियस का बकायदा डिवाइड होना, साइटोप्लाज्म का सेपरेट होना, दैट इज कॉल्ड फिजन, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। बट फ्रेगमेंटेशन जो है
इसमें क्या होता है कि बॉडी का किसी पार्ट से टूट जाना, और वो जो नया जो टूट के पार्ट हटा हुआ है वो फ्रेगमेंट होने के बाद जो है वो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ठीक है, Yes, ma'am. तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कुछ फंगसेस हैं जो आप एग्जांपल में ले सकते हो, दैट इज लाइक स्पाइरोगायरा। गॉड, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो है उसको स्पाइरोगायरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे ना तो वो स्पाइरल शेप में होता है। हाँ स्पाइरल शेप में होगा, ऐसा एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखेगा और अंदर आपको स्पाइरल उसमें इस तरीके का कुछ जो है वो स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सो वेरी ब्यूटीफुली सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, सो उसका काम बस है कि सिंपली टुकड़ों में टूट जाता है और जितने भी टुकड़े अलग अलग हुए सबके सब जो है वो न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो हो जाते हैं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये फॉर्म कर सकती है। दूसरे आप अगर एग्जाम्पल्स इसमें आप लेते हो तो और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हाइड्रा में से भी ये चीज़ पॉसिबल है। आपके बुक में आप जस्ट गो थ्रू इट, इफ एग्जाम्पल मोर एग्जाम्पल्स आर बीन गिवन देन आई विल एनलिस्ट देम फॉर यू, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स एनलिस्ट करके दे सकती हूँ इसके लिए, बट वन ऑफ देम इज कॉल्ड स्पाइरोगायरा, हाइड्रा भी है एक तरीके से। ठीक है, सो दे कैन जस्ट फॉर्म अ कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल बनना शुरू हो जाती है फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, सो दिस इज व्हाट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर फ्रेगमेंटेशन। अच्छा एक काम करो, फिजन और फ्रेगमेंटेशन रीड कर लो अपने टेक्स्ट बुक में से। गॉन थ्रू इट? हो गया? Yes, ma'am. Okay, fine. So this is what regarding the fragmentation is. तो ज्यादातर लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेगमेंटेशन फॉलो करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज दैट इज रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन। अच्छा, रीजनरेशन में क्या होता है कि जो भी पार्ट अलग हुआ है वो अपने अंदर से पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। अच्छा, आप मुझे ये पूछोगे मैम फ्रेगमेंटेशन में भी तो नया ही ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है टुकड़ों से, तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है? सो थिंग इज दैट जो फ्रेगमेंटेशन है
वो कंपैरेटिवली होता है बहुत ज़्यादा लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ फंगसेस में ये वगैरह में होता है, ठीक है। अच्छा, रीजनरेशन है वो उनसे कंपैरेटिवली हायर ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ पॉसिबल है, जो कि मल्टी सेल्यूलर्स भी है, ठीक है। और रीजनरेशन जो है, सॉरी, फ्रेगमेंटेशन है वो मल्टी सेल्यूलर में पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज ये कि जब रीजनरेट करना होता है, तो जैसे कि आपने अगर हेड अलग कर दिया है, तो हेड से बाकी सारा बॉडी पार्ट बन जाएगा, हाथ पैर सब कुछ बन जाएगा। हाथ अलग किया है तो उससे बाकी सारी चीजें बन जाएंगी, ठीक है। बट फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि जो पार्ट जो टूट के गिरा है उसके जैसा ही डुप्लीकेशन, मतलब वही एक्सटेंड होगा, कोई नया पार्ट जो है उससे डेवलप नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर हो रहा है बेटा? Yes, ma'am. फिर से ये वाला रिपीट करिए ना। हाँ, ये मैं कह रही हूँ कि जब फ्रेगमेंटेशन हुआ, तो जैसे फंगस है, तो फंगस कैसे होती है, स्ट्रैंड्स के फॉर्म में होती है। तो स्ट्रैंड्स टूट गए तो ये जो 3 स्ट्रैंड टुकड़े हो गए हैं, तो इसी से नया नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब इससे कुछ और बनना शुरू होगा, इससे कोई फ्लावर निकल आए या इससे कोई बर्ड निकल आए, ऐसा नहीं होगा, नई चीज की फॉर्मेशन नहीं होगी। बट रीजनरेशन में क्या होता है कि सपोज आपने, यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ प्लेनेरिया का, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसका डायग्राम दिया जरूर होगा। तो प्लेनेरिया जो है वो कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, और इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो ऐसे, उसका सर अलग कर दो, टेल अलग कर दो और बाकी का ट्रंक अलग कर दो। तो ये जो तीनों पार्ट डिवाइड हो गए हैं लाइक दिस, ये जो तीनों डिवाइड हो गए, तो ये हेड जो है वो बाकी का बॉडी पार्ट बना लेगा, मतलब वो ट्रंक भी बना लेगा, टेल भी बना लेगा। जो ट्रंक है वो क्या करेगा, वो हेड भी बना लेगा और टेल भी बना लेगा, ठीक है। और जो टेल है वो बाकी का ऑर्गेनिज्म, मतलब ट्रंक और हेड बना लेगा। ये चीज समझ में आई बेटा? यस मैम। ठीक है, दैट इज व्हाट द रीजनरेशन इज। अच्छा, अब जैसे वो हमने समझा कि फ्रेगमेंटेशन बहुत ही ज्यादा लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में है, और रीजनरेशन है वो कंपैरेटिवली हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जैसे जरूरी नहीं है कि हर बार पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो। रीजनरेशन जैसे आपने लिजर्ड की टेल में देखा है, तो लिजर्ड की अगर टेल कट जाती है तो वो वापिस रीजनरेट हो जाती है, पढ़ा है ना ये? यस मैम। या सुना होगा फैक्ट वगैरह में कि लिजर्ड हम की, ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व भी किया है। आजकल अगर नाइट स्टडीज करते होगे तो खूब दीवार पर दौड़ती होगी, तो उनको बहुत ध्यान से देखते यस मैम। हो। हाँ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो रीजनरेशन जो है बेटा, वो कभी कभी कुछ बॉडी, मतलब पूरी बॉडी के कुछ हिस्से में भी पॉसिबल है, या तो फिर पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करने में भी पॉसिबल है। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द रीजनरेशन इज। अगर जितना थोड़ा आप हायर, जैसे कि हमारी बॉडी, आपने अगर थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा हो, तो हमारा लीवर जो है उसके सेल्स जो है वो खुद को रीजनरेट कर सकते हैं। ये पढ़ा है कहीं पर? नहीं पढ़ा यस है? मैम। नहीं, अच्छा पढ़ा है तो वेरी गुड। अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे सारे ऑर्गन, ऐसा नहीं है अभी आप अपने हार्ट को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दो और फिर वो पूरा एक 2 हार्ट बन के नए रेडी नहीं हो सकते, ठीक है। बट लीवर में, हमारे लीवर के कुछ कुछ पार्ट्स में ये कैपेसिटी है कि अगर वो डैमेज हो जाता है तो उसे, वो लीवर है जो उसको वापस से जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये जो है वो स्पेशल सेल्स की वजह से होता है, जो हायर ग्रुप में आप पढ़ रहे हो, जो जो जैसे कि लिजर्ड्स में या हमारे लीवर में, ऐसी ये जो प्लेनेरिया वगैरह, ये तो पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। लेकिन अगर स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड सेल्स ये काम करते हैं, तो उसको बोला जाता है टोटीपोटेंसी। उसे क्या बोला जाता है? टोटीपोटेंट सेल्स, टोटीपोटेंस। ठीक है। टोटीपोटेंट सेल्स का काम क्या है कि उनके पास ये पोटेंसी होती है, ये पोटेंशियल होता है, ये जनरेशन करने का पावर होता है कि वो उतने डैमेज टिश्यू को जो है वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है।
दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय टोटिपोटेंसी और द रीजनरेशन। सो आप जैसे लोअर से हायर में आओगे तो रीजनरेशन कैपेसिटी पूरे ऑर्गेनिज्म की खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप छिपकली का गर्दन उड़ा दोगे तो दूसरे दिन उसका नया गर्दन आ जाएगा, वहां पर टोटिपोटेंसी नहीं है, टोटिपोटेंसी सिर्फ उसकी पूंछ में है। गॉट दिस पार्ट? यस मैम। ठीक है। Yes. तो जैसे जैसे आप ऑर्गेनिज्म, आपने क्योंकि लास्ट ईयर डाइवर्सिटी नहीं पढ़ा है तो वो थोड़ा सा आपको लिंक करने में प्रॉब्लम होगी, जो मैं लोअर ग्रुप हायर ग्रुप समझा रही हूँ। तो मतलब ये आप समझो कि जो ऑर्गेनिज्म एकदम वाइल्ड है, एकदम रॉ है या यूनिसेल्युलर है, उनकी कैपेसिटीज अलग है एज कंपेयर टू द हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स बहुत डिफरेंशिएट हो चुके हैं। ठीक है। तो हमारे सेल्स, क्योंकि हमारी ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये हाथ काट दिया तो कल मेरा एक नया हाथ ग्रो हो जाएगा, क्योंकि मेरे हाथ के पास वो टोटिपोटेंट सेल्स नहीं है। आया समझ में ये चीज? यस मैम। ठीक है। दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय रीजनरेशन। तो हाइड्रा रीजनरेट कर सकता है, प्लेनेरिया रीजनरेट कर सकता है, स्टारफिश आपने सुना होगा कि उसको डिवाइड कर दो तो वो रीजनरेट हो जाती है। पढ़ा है स्टारफिश को तोड़ दो अगर। हाँ, अब ये मत जाना कि आपकी बार ये मत रखना कि अगर ओशियन में डाइविंग करने का मौका मिला तो सबसे पहले स्टारफिश को ही पकड़ के तोड़ दूंगा, ये वो थिंकिंग मत रखना। बट द थिंग इज, ड्यू टू फिजिकल डैमेज अगर स्टारफिश जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है तो वो धीरे से अपना जो नया पोर्शन है वो ग्रो कर सकती है, मतलब इजीली उसके बाकी के आर्म्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं। दैट इज व्हाट यू मीन बाय टोटिपोटेंसी। अच्छा, आपको मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, आप रिलेट कर पाओ। आपने हल्क मूवी देखा होगा जो सबसे पहले आया था? यस मैम। नो मैम। नहीं देखा? Yes, ma'am. ओके। नो मैम। अगर नहीं देखा है तो देखना, उसमें थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा बायो बायो शो किया हुआ है तो यस आपको मैम। पता चलेगा। तो उसमें हाँ बेटा, मैम मूवी का क्या नेम? हल्क, HULK, हरा हरा मैम आदमी है पार्ट 1 था एकदम, जो पहला हल्क एकदम था एकदम। शुरू में आया था, बहुत पहले जब हम छोटे थे तब हमारे लिए वो सुपर हीरो मूवीज थी। ठीक है। तो हल्क मूवी में दिखाया गया है कि एक साइंटिस्ट है, वो एक बेबी के अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी को डेवलप करना है। उसमें जो तरीका दिखाया है वो बहुत ही मतलब वैसे पॉसिबल नहीं है एक्सपेरिमेंट करना, वो से मूवी के लिए। बट उसमें दिखाया है कि वो स्टारफिश के कुछ सेल्स को स्टार्टिंग में, जो बिगिनिंग ऑफ द मूवी है उसमें आप देखोगे कि वो कुछ सेल्स को इंजेक्शन सीरिंज में लेता है और उस बेबी में इंजेक्ट करता है ताकि बेबी के अंदर जो है वो रीजनरेशन पावर हो। तो आप उस मूवी में देखोगे कि हल्क को जब भी चोट लगती है तो वो जल्दी से हील हो जाती है कहीं पे भी। ठीक है। जो आपकी अभी जो सब मूवीज आती है ना, क्या नाम है उनका, जिसमें सारे सुपर हीरोज एक साथ लड़ रहे हैं, तब एक एक सुपर हीरो की मूवीज थी। एवेंजर्स। हाँ हाँ, बस Yes, ma'am. Avengers. हाँ, तो एवेंजर में एक हरा हरा आदमी हल्क तो देखा होगा आप लोगों ने। यस यस मैम। मैम, Yes, पहचानती ma'am. हूँ। ठीक है। तो हल्क की एक हल्क कैसे बना है उस मूवी में आप ये रीजनरेशन वाला कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। मैम ये पॉसिबल है मैम? नहीं, वही मैं आपको बोल रही हूँ कि सिर्फ मूवी के लिए। ऐसा पॉसिबल होता तो आजकल हाँ जितने भी रास्ते चलते एक्सीडेंट हो रहे हैं वो 2 मिनट में ठीक हो जाते। बस एक रीजनरेशन का इंजेक्शन ही तो लेना था। ठीक है। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज, मैं सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ कि रीजनरेशन कैपेसिटी अगर लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में आप देखोगे तो पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म वो खुद को पूरा बना सकता है, पर हायर ऑर्गेनिजम्स में देखोगे तो कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स में ही ये रीजनरेशन की कैपेसिटी है। अब समझ में आ गया? आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. ठीक है। तो जैसे प्लेनेरिया है वैसे हाइड्रा भी है। हाइड्रा जो होता है, अगर आप उसको देखोगे तो इस तरीके से वो सबस्ट्रेटम पर होता है और उसके बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। तो अगर वो भी टूट जाता है, सपोज एट दिस प्लेन, इफ इट इज डिवाइडिंग, इफ इट इज ब्रोकन डाउन, then it can give rise to the
न्यू हाइड्रा, वो अपना जो डैमेज पार्ट है वो ग्रो कर सकता है इजीली. दैट कैन बी डन बाय हाइड्रा आल्सो, प्लेनेरिया आल्सो. ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है ये चीज कर सकते हैं. अच्छा, अब आप ये देखो बेटा, जो ये रीजनरेशन या जो ये सब मेथड है अभी जो आप आगे पढ़ रहे हो, एक ही एग्जाम्पल दो जगह पर शो हो सकता है. ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बोलोगे मैम रीजनरेशन में तो भी हाइड्रा था, अभी दूसरे में भी हाइड्रा आ गया, ऐसे कैसे होगा? ये सारे ऑर्गेनिजम्स के पास 2-3 मेथड है रिप्रोड्यूस करने के. अगर वो इस तरह फिजिकली कुछ डैमेज होता है तो वो इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, और बाकी अगर रिप्रोडक्शन करना है तो वो अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. सो वो 2-3 तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सो आपको सब हेडिंग्स में एग्जाम्पल जो है वो बार बार रीअपियर हो सकते हैं, तो एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाए. व्हाट दिस? मैम तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हाउ हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस. हाँ, तो आप लिख सकते हो रीजनरेशन से भी कर सकता है, बडिंग से भी कर सकता है. अब बडिंग आएगा जैसे कि आगे. यस मैम. ठीक है. So that is what you have to understand. So next one, is regeneration part is clear to you? Totipotency is clear to you? Yes, यस ma'am. मैम. ठीक है. तो अगर आप अपने टेक्स्ट बुक कंटेंट को पढ़ोगे तो वहां पर सिर्फ मेंशन किया है कि स्पेशलाइज्ड सेल्स ये काम कर सकते हैं. तो वो स्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम क्या है? टोटीपोटेंट सेल्स. गॉट इट? Yes, ma'am. ठीक है, वहां मेंशन कर लेना जब आप रीड करोगे इस पार्ट को, तो मेंशन कर. सो नेक्स्ट इज बडिंग. टाइम है ना हमारे पास? मैम टाइम हो चुका है. टाइम हो चुका है. ओके फाइन. सो बडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन वी विल फॉलो इन द नेक्स्ट क्लास, एंड देन आफ्टर यू मस्ट बी हैविंग द स्पोर फॉर्मेशन होगा शायद, और उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रोसीड करेंगे. So it will not take much of your time, but next time definitely I will give you the ये सारे जो asexual methods हमने पढ़े हैं उसके मैं नोट्स आपको थोड़ा बहुत लिखवा दूँ. Got it? यस मैम. Yes, ma'am. Okay. So have a happy Sunday ahead and we will meet next week. Thank you, बाय ma'am. मैम. Thank you, ma'am. मैम. Yeah. Oh, you're most welcome.